Is this what you imagined Canada would be? Never. No one ever expected this to, like being in a home country and looking all over the world. People always think that something would be better. But after landing in certain countries, for example, Canada, people get to know the reality. The reality check is a must, I must say. तो आज दोबारा बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो इमिग्रेंट्स उनके बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप कनाडा में रहते हो तो आपको हमेशा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो आपको जो पेचेक आता है वीकली या फिर वाई वीकली, आपको पता नहीं पूरा पेचेक जाता कहाँ पर है, और उसके बाद जो आप एंड ऑफ द मंथ में देखते हो तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल जो प्लान्स हैं आप उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टफ टास्क है यहाँ पे फाइनेंशियल सेविंग करना। आप पैसे तो कमा लोगे लेकिन आप पैसे कहाँ सेव कर सकते हो, कैसे आपको खर्च करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में आगे बात करेंगे कि आपकी जो सेविंग्स है उसको कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं बिना जो आपकी खर्चे हैं उसको चेंजेस करते हुए। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्क परमिट होल्ड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो कि लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। कनाडा में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको पैसा कमाना तो इजी है, लेकिन आपको वो पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है वो सबसे ज्यादा टफ टास्क होता है। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि उनका जो पेचेक आता है वो ध्यान नहीं देते कि उनका पैसा जहाँ का रहा है। उनके पास इतनी सारी सब्सक्रिप्शन होती है, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी हो गया, प्राइम हो गया, और उनके साथ साथ कई सारी और चीज होती हैं जो उनके अकाउंट से जो पैसे करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि पैसा जा कहाँ रहा है। इन्हीं चीजों की हैबिट से जो उनका फाइनेंशियल प्लान है वो खराब होता है और एंड ऑफ द मंथ में जब वो देखते हैं तो उनके पास पैसा नहीं बचता। तो आपको जो अपनी हैबिट्स हैं वो चेंज करनी होंगी। तो वो हैबिट्स कौन सी हैं वो आगे बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाहते हैं स्टडी वीजा के लिए, तो अगर आपके पास कोई एक फाइनेंशियल बड़ी प्रॉब्लम है तो ज्ञानदान लेके आए आपके लिए सोल्यूशन, जो कि आपके जो लोन को वो सैंक्शन कराएंगे और जो मार्केट रेट से जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम देंगे। ज्ञानदान आपको 10 से ज्यादा बैंक से बात करेगा आपके बिहाफ पर, आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट देगा मार्केट से। इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस या हिडन चार्जेस नहीं देना, वो आपके बिहाफ पे जो बैंक से बात करेंगे। और जब आप बैंक में एजुकेशन लोन के लिए जाते हो तो आपसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जैसे मेरे से मांगा गया था कि आप अपने कॉलेज का जो प्लेसमेंट प्रूफ है वो दिखाइए, तो मैंने कॉलेज से बात किया तो कॉलेज से मना कर दी कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है नहीं। अगर आप यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा कहीं भी पढ़ना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो ज्ञानदान आपको फ्री सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अगर ज्ञानदान के पास जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, आप उससे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को देने हैं और वो आपके जो स्टेप्स हैं वो आपको बहुत ही सिंपल कर देंगे। आपको बस उसको कॉन्टेक्ट करना है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे और वो डायरेक्टली बैंक से बात करेंगे आपके बिहाफ पे। तो बस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाएं और उनसे कॉन्टेक्ट करें और अपना जो सपना है उसको पूरा करें यहाँ विदेश में पढ़ने। इस वीडियो में हमारा पहला पॉइंट है पेइंग योरसेल्फ लास्ट। आपने देखा होगा कि जब भी सैलरी आती है तो लोग क्या करते हैं, अपना रेंट देते हैं, रेंट के बाद जो अपनी शॉपिंग करते हैं, जो पूरा पैसा उसको खर्च करने के बाद फिर देखते हैं कि उनके पास पैसा बचा कितना है। उनके पास $100-200 बचते हैं। इससे वो कभी भी अपने जो फाइनेंशियल प्लान है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। उनको जो हैबिट है वो चेंज करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरी सैलरी आती है तो मैं अपना 20 to 30% जो डिपेंड करता है मेरे मंथ के एक्सपेंसेस पे, वो मैं अपना सेविंग अकाउंट, जैसे मेरा TFS हो गया, जैसे मेरा FSS हो गया, उसमें डालता हूँ। उसको डालने के बाद जो मेरा पैसा बचता है उसमें से मैं अपना रेंट देता हूँ, उसके बाद बिल्स देता हूँ और जितना बचता है वो फिर अपना जो खाने पीने में खर्च करता हूँ। तो मैं जो कॉम्प्रोमाइज करता हूँ वो होता है मेरे एक्सपेंसेस में। जैसे मेरा रेंट और बिल्स हो गए, ये तो मेरे परमानेंट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जो टेम्पररी क्या है वो है मेरी जो यहाँ पे एक्सपेंसेस, जैसे मेरा खाने का बाहर खाने खर्चा हो गया, मेरी ग्रोसरी हो गई। तो मैं इनमें चेंजेस करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरी सेविंग्स है उसमें मैं कभी भी चेंज नहीं करता। जब भी आपकी सैलरी आए तो आप अपना जो कैलकुलेट करें कि आपको कितना पैसा आया है और कितना आपको खर्च करना है, उसके ब्याह पे सबसे पहले अपना जो सेविंग अकाउंट है उसमें पैसा डालें। 10%, 20% जो आप डिपेंड करता है आपका जो पेचेक कितने का आता है। उसके बाद अपना जो रेंट है, जो बिल्स है, उसको देने के बाद जो आपके पैसा बचता है उसको देखें कि आपको कहाँ खर्च करना है। शॉपिंग एक टेम्पररी चीज है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपके अगर $100 बचता है इस महीने में, आप $100 का शॉपिंग कर लीजिए, लेकिन जो आपकी सेविंग है वो आपको चेंज नहीं करनी, वो आपको हैबिट बनानी है। और यही हैबिट आपको फ्यूचर में बहुत काम देगी। आप 2 साल बाद देखोगे ना कि आपके जो सेविंग अकाउंट है इतना पैसा आ रहा है, इतना इंटरेस्ट उसको रेट मिल रहा है, तो आप जब शॉक हो जाओगे कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। जब मैं आज अपना अकाउंट देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं 2 साल पहले ये स्टार्ट करता तो आज मेरे पास से डबल पैसा होता। और जो ऑटोमेशन है वो आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। जैसे आपकी सैलरी आती है तो आप जो अपना ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं कि उसमें से डायरेक्टली जो आपका 20-30% जो सेविंग जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में चले जाएगा। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप उसे भूलोगे नहीं कि आपको ऑलरेडी जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट पहुंच जाएगा। उसके बाद जो सेविंग अकाउंट में पहुंचने के बाद जो पैसा वो आप पे आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है और मुझे कहाँ और कैसे खर्च करना है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है इस वीडियो का वो है बैड डेट। कनाडा में क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही ईजी है। आप किसी भी स्टोर में जाइए, आप इजिली क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। वो आपको कोई चार्ज भी नहीं करेंगे किसी क्रेडिट कार्ड का। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप यूज करना स्टार्ट करते हो, जब आप कोई पेमेंट मिस करना स्टार्ट कर देते हो, तो जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो 20, 30, 40% तक होता है। अगर आप सोचिए कि आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और आप उसका पेमेंट नहीं करते एंड ऑफ द
दो मंथ में, तो आपको वो 20-30% इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जिससे जो आप पैसा सेव कर सकते थे वो आप उसका इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। जब मैंने पहला अपना क्रेडिट कार्ड लिया था वो था ट्रायंगल का, तो क्या हुआ था कि मैं 2-3 बार मैंने उसका पेमेंट मिस कर दिया था, तो वो हर महीने मेरे को $100 से $150 चार्ज कर रहे थे इंटरेस्ट रेट। उसके बाद मैंने जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उससे बात की, उससे बात करने के बाद मैंने बोला कि आप इतना क्यों चार्ज करते हो। उन्होंने बोला कि जो आपका कार्ड का स्टेटमेंट है आप उसको पे नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से हम आपको 25% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस था वो $1000 था, तो मैंने उसके बाद देखा कि मैं $150 अपना सेव कर सकता हूँ या मैं अपना कहीं खर्च कर सकता हूँ, तो जो $150 मैं उनको फालतू में उनको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना जो क्रेडिट कार्ड था उसका पेमेंट फुल किया। यही छोटी छोटी चीजें आपको सेविंग्स करने से रोकती हैं, और फ्यूचर में ये चीज आपको बहुत ही इफेक्ट करेगी जब आप 2 साल बाद देखोगे कि आपके जो अकाउंट्स है वो खाली पड़े हैं और जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो इतनी बेकार पड़ी है, क्योंकि आपने कभी भी जो क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज किया, लेकिन जो आपने जब भरने की बारी आई तो आप उसको मिस कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है और आपको फ्यूचर में जरूर इम्पैक्ट करेगी। तो आपको नहीं पता कि आपके पास जो जॉब है वो आज है, कल है, परसों नहीं है, तो जो आपको गैजेट्स खरीदने हैं, जो आपको कोई भी शॉपिंग करनी है, तो वो ईएमआई पे ना करके कैश पे करें। तो ट्राई करें जो ईएमआई है और जो क्रेडिट कार्ड के जो डेप्थ है उनसे दूर रहें। क्रेडिट कार्ड कम से कम यूज करें लेकिन साथ साथ उसके पे ऑफ करते रहें, जिससे जो कंपनी है वो आपको इंटरेस्ट जो रेट चार्ज ना करें। जिससे क्या होता है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो खराब होती है, जिससे आपको फ्यूचर में गाड़ी लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सेक्शन 3 में बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। आपको लगता होगा कि जो कनाडा में इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सबसे ज्यादा इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है कनाडा में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जो जॉब है वो कितने दिन तक है, आपकी वो हेल्थ है वो कैसी है। भगवान ना करे अगर आपको कल कुछ हो जाता है तो वो इमरजेंसी फंड है वही आपकी हेल्प करेंगे। ये अलग बात है कि कनाडा में आपको जो हेल्थ बेनिफिट है मिलते हैं, लेकिन कई सारी चीजें जो हेल्थ बेनिफिट में इंक्लूड नहीं होती, आप इसको सेविंग्स में इंक्लूड कर सकते, लेकिन ये जो इमरजेंसी फंड है वो सेविंग का एक सेपरेट पार्ट होता है। सेविंग करते हो आप फ्यूचर के लिए, लेकिन जो इमरजेंसी फंड है वो आपके पास हमेशा आना चाहिए। अपने इमरजेंसी फंड में आप इतना पैसा रखिए कि आपके पास 2-3 महीने का इतना इनफ फंड हो। अगर आपकी कोई जॉब छूट जाती है या फिर आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आते हो, तो ये $5,000 to $6,000 वो आपकी हेल्प करेंगे जो सिचुएशन है उससे निकलने में। और 5th पॉइंट है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। तो ये पॉइंट वेरी कर सकता है आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन से, के लिए जो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और जो मेरी एक्टिव इनकम है वो मेरी मेन जॉब है, जहाँ मैं एरोस्पेस इंजीनियर काम करता हूँ एरोस्पेस कंपनी में, और जो मेरी पैसा है मैं उसको यूज करता हूँ एज ए यूट्यूब, जहाँ मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, सोशल मीडिया कंटेंट बनाता हूँ। कल आपकी जॉब छूट जाती है, आपको जो फंड्स हैं वो आपके कम पड़ जाते हैं, तो आपको कनाडा में सर्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसलिए मैं पैसे इनकम को यूज करता हूँ अपने खर्चों में, और जो एक्टिव इनकम है उसको यूज करता हूँ अपनी सेविंग्स में। जो 1 बेडरूम कॉस्ट है कनाडा में वो है $1,800 से $2,000 महीने की। तो अगर आप पेचेक टू पेचेक चल रहे हैं तो ये बहुत ही सीरियस इशू है कि आपके पास कोई सेविंग नहीं है, आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, आप जो अपने खर्चे हैं उनको नहीं चला पा रहे। तो इसलिए आपके पास एक पैसिव इनकम होनी चाहिए। अगर आपके पास कार है तो आप अपना उबर ईट्स या डोडर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप अपनी कोई सेकंड जॉब देखिए, जहाँ पे कोई आपका जो पिज्जा रेस्टोरेंट हो गया या कोई अगर कोई और रेस्टोरेंट हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया। जैसे जो मेरी मेन जॉब है वो सफिशिएंट है कि मैं अपनी सेविंग कर सकता हूँ, अपने जो खर्चे दे सकता हूँ, अपना रेंट दे सकता हूँ, और मैं जो इमरजेंसी फंड है उसको भी सेव कर सकता हूँ। इवन मैं अपनी फैमिली की हेल्प भी करता हूँ उसमें। कभी नहीं सोचता कि इस महीने में अपनी जो सेविंग्स है वो नहीं करता, मैं अगले महीने करूंगा। नहीं, मैं अपनी जो सेविंग्स है उसे प्रॉपर्ली हर महीने ट्रैक करता हूँ और हर महीने उसे चेक करता हूँ। 6 पॉइंट सबसे कंफ्यूज्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टैक्स मैनेजमेंट। अगर आप $1,00,000 सैलरी ले रहे हो कनाडा में तो आपको $30,000 टैक्स पे करना होगा हर साल। अगर आप सोच के देखिए, जो आप $30,000 पे कर रहे हो टैक्स में, अगर आपको उसका जो हाफ मनी है वो वापस आ जाए तो साल के एंड में तो कैसा रहेगा। तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि आप जो टैक्स आप पे करते हो उसको आप कनाडा से कैसे, जो कनाडा गवर्नमेंट है उसको कैसे वापस ले सकते हो। जैसे कि मैं अपना टैक्स पे करता हूँ 25%। अगर मैं 25% टैक्स पे करता हूँ, अगर मैं उसे पे ना कर रहा होता तो सीरियसली मैं जो मेरे को यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इतना पैसा कमा रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारी सेविंग कर सकते हो, जैसे कि आपका TFS अकाउंट हो गया, आपका जो RSP हो गया उसमें कर सकते हो। जिससे क्या होता है कि आप अपना जो पैसा सेव करते हो, आप जो अपना सरकार को पैसा सेविंग में देते हो उस पर टैक्स ही लगता। तो जो ईयर के एंड में वो आपको जो टैक्स दे रहे हो वो आपको रिटर्न मिलेगा। ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डीप और टेक्निकल जो कैलकुलेशन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि अपना जो TFS है या RSP में कंट्रीब्यूट करके कैसे अपना जो पैसा बचा सकते हो। टैक्स जो रिटर्न आ जाए साल के एंड में तो कितना अच्छा रहेगा। तो आपने केवल $1,00,000 पे $15,000 ही टैक्स दिया, तो आपने $15,000 बचाया। तो सोचो आपने जो पार्ट टाइम जॉब थी वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। तो बस टैक्स की नॉलेज होने में ही आप काफी ज्यादा पैसा बचा सकते हो। आप अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करें जिससे आपको जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो सके। अगर आपका कोई साइड बिजनेस है तो उसको रजिस्टर्ड कराएं जिससे आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो मिल सके। जो 7th पॉइंट है वो आपके लिए शायद यूजफुल ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत यूजफुल
करता वो है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स में आप कॉफी और ब्रेकफास्ट को ले सकते हैं। जैसे कि मेरी जॉब लगी थी 2023 में जनवरी में, तो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में मैं जल्दी उठता था सुबह 5 बजे। तो मैं क्या करता था टिम से अपना डेली रेगुलर ब्रेकफास्ट लेता था। जैसे मेरा एक कॉफी हो गया और एक बेगल हो गया, कभी जो फार्मर्स रैप हो गया, तो वो करीब $7-8 का मेरे को पड़ता था। तो वो मेरा डेली का था। तो मैं 5 दिन अपना जॉब जाता था, 5 दिन में मैं करीब कम से कम $50 अपना पे करता था सुबह के ब्रेकफास्ट पे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो $50 आप एक वीक में पे कर रहे हो, तो उसका हो गया $200 हर महीने का। और $200 आप कहीं भी SIP खरीदते हो या आप अपना सेव करते हो, आप तो आप साल के एंड में सोचो कितना पैसा बचाओगे। यहाँ पर आप अपना थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले सकते हो। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो कहीं ऐसी फैक्ट्री में जहाँ आप 12-12, 1600 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको वहाँ नीड है, आप कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट को आपको बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कुक नहीं कर सकते इतना टाइम पे। लेकिन जो लोग 8 घंटे जॉब करके और यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास सेविंग नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि आप अपने खर्चे हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैं यही करता हूँ, जैसे मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने क्या किया था, मैं $15 का पूरा पैकेट लाया था बड़ा वाला। तो मैं क्या करता हूँ अपने घर पर डेली कॉफ़ी बना के ले आता हूँ अपनी कंपनी में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है मेरे लिए पर्सनली। आपको एक्स्ट्रा सेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सेविंग्स है वो एक हैबिट्स है। मैं अपनी सेविंग्स को हैबिट मानता हूँ और मैं इसको प्रॉपर्ली ट्रैक करता हूँ हर महीने कि मुझे अपनी सेविंग मेरी डिस्टर्ब ना हो। जो मेरी सेविंग्स है उसको मैं कभी भी अपना रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि 5 साल में मेरे पास कितना पैसा होगा। मुझे पता है कि मुझे 35-40 साल में अपना रिटायरमेंट लेना है, काम से मुझे काम नहीं करना, तो वही मेरी जो सेविंग्स है वही मेरे काम आएंगी। तो आपकी हैबिट्स है उसे आप इम्प्रूव कीजिए। जैसे बाहर खाना हुआ उसको कंट्रोल करें। शायद आपका एक जो बाहर खाने का बिल है वो आप महीने भर का खाना अपने घर में बना सकते हो। ऊपर से थोड़ा अपना टैक्स पढ़ें, टैक्स में कैसे सेव कर सकते हैं। आप अपना जो लॉयर्स है उस पर डिपेंड आ रहे हैं। अगर आपकी जो मेन जॉब की जो सैलरी है वो आपकी सफिशिएंट नहीं है, तो आप अपनी जो स्किल्स है उसको देख के कोई और ऐसा काम देखें जिससे आपको पैसा भी। अगर आपको कोई सेशन है तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे हम डिस्कस कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक है आप चाहते हैं हम उस पर डिस्कस करें तो आप उसको बता सकते हैं, और हमारी वीडियोस को चेकआउट करें जिससे हम डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे एक और प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है।